हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन डेफिशिएंसीज़ को डिस्कस किया था कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, और उसके क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, और हमने सिर्फ एक एट अ ग्लांस बात करी थी डेली अलाउंस के बारे में कि प्रोटीन एक दिन का या प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। डेली अलाउंसेस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपको पर डे की। तो देखिए, चाहे इन्फेंट हो, ठीक है, या ओल्ड एज पर्सन, सभी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी मात्रा में होती है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बॉडी के अंदर जितने चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होना, मेंटेनेंस होना, हार्मोन्स बनना, है ना, जूसेस बनना, ये सब एंजाइम्स बनना, ये सभी चीज़ें हमको पता है। ठीक है, तो ये इन्फेंट की बॉडी में भी होती है, चाइल्डहुड में भी होगी, एडल्टहुड में भी होगी, एडोलेसेंट स्टेज में भी होगी, प्रेगनेंसी में भी होगी, लैक्टेशन पीरियड में भी होगी, एडल्टहुड में भी होगी, ओल्ड एज में भी होगी, तो सभी जगह पर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो इन्फेंट से लेकर के ओल्ड एज तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ ऐसी स्टेजेस होती है लाइफ की इम्पॉर्टेंट जिसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि जब बच्चा एक तो इन्फेंट होता है उस टाइम पर, चाइल्डहुड में, ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज पर ज़रूरत ज़्यादा होती है, चाहे वो गर्ल हो, ठीक है, गर्ल या बॉय, किसी की भी बात करो, दोनों को रिक्वायरमेंट ऐसी ही होती है। ठीक है, फिर है प्रेग्नेंट लेडी को, और फिर होती है लैक्टेटिंग मदर। ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट एक्चुअली नॉर्मल से बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, ओल्ड एज में भी होता ही है। इसके अलावा सपोज कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, या फिर बर्न हुआ है, जल गया है कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है। साथ ही देखिए मैरास्मस है, ठीक है, या जो कुपोषण है, मेल नरिशमेंट वो है, क्वाशॉर्कर है, ठीक है, या हीमोग्लोबिन की कमी है, फीवर है, ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस और कंडीशंस होती है जिसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है शरीर में। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्या है, ICMR जो है इन्होंने बताया कि पर डे किस व्यक्ति को कितना कंजप्शन करना चाहिए प्रोटीन का। ठीक है, तो देखिए हम डिस्कस करते हैं पहली तो कौन सी स्टेज है, ठीक है, और प्रोटीन कितने ग्राम्स पर डे लेना है व्यक्ति को। ठीक है, ये इसकी दैनिक आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब पहले हम बात करते हैं इन्फेंसी की, ठीक है, जिसको आप शिशुअवस्था कहते हो या शिशु अवस्था कहते हो। ठीक है, 0 to 6 मंथ्स जब रहते हैं बेबी के, ठीक है, तो उस टाइम पर उसको 2.05 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन उसके लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 6 to 12 मंथ्स की। ठीक है, तो इस टाइम पर 1.65 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है इन्फेंसी स्टेज में। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड स्टेज की। ठीक है, बाल्यावस्था जिसे कहा जाता है ना, 1 to 3 ईयर्स में कितना चाहिए, फिर 4 to 6 ईयर्स में कितना चाहिए, 7 to 9 ईयर्स में कितना चाहिए, और 10 to 12 ईयर्स में कितना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 to 3 में चाहिए होता है 22 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है, 4 to 6 में चाहिए 30 ग्राम्स पर डे। 7 to 9 ईयर्स जब होता है तब चाहिए 41 ग्राम्स पर डे रिक्वायरमेंट होती है, और 10 to 12 में होती है 54 ग्राम्स पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यह चाइल्डहुड स्टेज में होती है जहाँ पे बच्चा भी ग्रोथ पीरियड में रहता है। ठीक है, अब थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं, वो है एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है, देखिए 13 to 15 ईयर्स गर्ल्स
एंड 13 to 15 ईयर्स में हम बात करेंगे बॉयज़ की, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 16 to 18 ईयर्स गर्ल्स की और 16 to 18 ईयर्स ऑफ बॉयज़। इनको कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए 13 to 15 ईयर की जो गर्ल्स हैं उनको 65 ग्राम्स प्रोटीन पर डे लेना है, ठीक है। वैसे ही ग्राम्स पर डे है, तो अगर हम अब यहाँ पर यूनिट नहीं भी लगाएंगे साथ में तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए 13 to 15 ईयर्स के बॉयज़ हैं, इनको 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। 16 to 18 की गर्ल्स जो होती है इनको 63 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए और बॉयज़ को चाहिए 78 ग्राम्स, ठीक है। अब हम आते हैं 4th स्टेज एडल्टहुड पर, ठीक है। एडल्टहुड जो है जिसमें हम पहले मेल की बात करेंगे, मेल एडल्ट की, ठीक है। उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 60 ग्राम्स पर डे ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इतना उनको कंज्यूम करना होता है, ठीक है। और हम बात करेंगे फीमेल एज एडल्ट की, ठीक है। तो देखिए इसकी लाइफ में भी क्या है, कुछ स्टेजेस रहती है ना, तो उनको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इनकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि सेडेंट्री है, मॉडरेट वर्कर है, हैवी वर्कर है। सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर, ठीक है। इनके बेसिस पे जब आप बात करोगे तो इनको एक्चुअली तीनों स्टेजेस में या तीनों कंडीशंस में 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे तो रिक्वायर्ड होता ही है, ठीक है। अब देखिए अब कुछ स्पेशल स्टेजेस आ जाती हैं 5th, जैसे कि प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी स्टेज में जो डेली रिक्वायरमेंट है ना फीमेल की, उसी में एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है 15 ग्राम्स पर डे, उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और 6th स्टेज होती है इसकी लैक्टेटिंग स्टेज, ठीक है। लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है ना उसको भी हम वापस 2 भागों में बांटते हैं, 6 मंथ्स तक, 0 to 6 मंथ्स एंड 6 to 12 मंथ्स तक, ठीक है। तो 0 to 6 मंथ्स जो रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर फीमेल की बॉडी में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 75 ग्राम्स पर डे उसको कंज्यूम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और 6 to 12 मंथ्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर जो मदर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, उसकी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, और बच्चे को वीनिंग भी स्टार्ट कर ही देते, तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो रहा है तो वहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी घट जाती है, ठीक है। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया कि हर लाइफ की स्टेज में किस अकॉर्डिंग प्रोटीन का कंजप्शन करना है, हमें किस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब प्रोटीन के कंजप्शन की बात आती है, हमें ब्लेंडिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप मिक्सिंग कीजिए, ठीक है। फूड की मिक्सिंग करके खाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स अवेलेबल हो पाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रोटीन की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोटीन की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। कि हमारी बॉडी में जो हम प्रोटीन लेते हैं ना, तो किस वजह से उसकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करेंगे। तो देखिए सबसे पहला कारक आता है इसमें फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। शारीरिक क्रियाशीलता, यह प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करता है कि उसके शरीर को कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मीन्स जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, और जितनी कम फिजिकल एक्टिविटी उतनी कम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमने प्रोटीन की डेली अलाउंस के टाइम बात करी थी, सेडेंटरी, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर, है ना। तो देखिए जो सेडेंट्री है ना, यह बहुत ही हल्का या बहुत ही कम काम करने वाले लोग होंगे, ठीक है। जो मॉडरेट है ये मध्यम कार्य करने वाले लोग हैं, और जो हैवी वर्कर है यह कठिन परिश्रम या कठिन कार्य करने वाले लोग होते हैं, ठीक है।
अब देखिए जैसे कि सेडेंटरी वर्कर में आ गया, जैसे कि घर में रहने वाला व्यक्ति जिसका सिर्फ उठना बैठना चलना, कुछ छोटे मोटे काम करना, खाना बनाना, पढ़ाना, लिखना, बैठ करके पढ़ना, है ना, ये छोटे छोटे से काम होते हैं, ठीक है। जब मॉडरेट वर्कर की बात आती है तो इससे ज़्यादा थोड़ा सा हैवी काम, जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना, ठीक है, घूमना फिरना, बाहर जा कर के कोई काम करना, घर से बाहर वजनी चीज़ उठा करके लेकर के आना, ठीक है, तो ये मॉडरेट वर्कर्स होते हैं। और जो हैवी वर्कर्स होते हैं जो एक्सट्रीमली जो हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखे होंगे जो मजदूर लोग काम करते हैं, जो लेबर्स काम करती हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये हैवी वर्कर्स होते हैं जो कि बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और पूरा दिन करते हैं ये लोग। जैसे चीज़ें, भारी चीज़ों को उठाना, ऊपर से नीचे लेकर के आना, तो बहुत स्ट्रेंथ वाला ये लोग काम करते हैं, ठीक है, तो ये हैवी वर्कर्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाले लोग, ठीक है, एथलीट्स जो होते हैं, वो सब हैवी वर्कर्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे इनकी एक्टिविटी है, मीन्स कम एक्टिविटी, तो इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ओके होगी और इनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो हाई होगी। अकॉर्डिंग टू फिजिकल एक्टिविटी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ये अफेक्ट होती है। जितना ज़्यादा काम करोगे उतना आपकी बॉडी क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी, उसके अंदर टूट फूट होगी तो मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। बॉडी बहुत ही एक्टिवली काम करती है तो वहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पर बॉडी काम ही बहुत कम कर रही है, ठीक है, वहाँ पर बॉडी अपने अकॉर्डिंग स्लोली परफॉर्मेंस देती रहती है, मेंटेनेंस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि टिश्यूज़ का वियर एंड टियर बहुत कम होगा, ठीक है, टूट फूट ज़्यादा नहीं होगी शरीर में, इसलिए, ठीक है। सेकंड फैक्टर है वो है जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या है, ठीक है, उसके आधार पर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो निर्भर करती है। देखिए मेल और फीमेल की जब हम बात करें ना, तो मेल के अकॉर्डिंग फीमेल की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट वो होती है वो हाई होती है मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। रीज़न क्या है इसके पीछे, फीमेल की लाइफ में ही प्रेगनेंसी का पीरियड आता है, लैक्टेशन का पीरियड आता है, ठीक है। तो क्या होता है प्रेगनेंसी टाइम में, क्योंकि एक वॉम्ब में एक भ्रूण या जाइगोट जो है, ठीक है, ये फीटस है, वो ग्रो कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी। लैक्टेशन पीरियड होगा, वहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी ड्यू टू मिल्क प्रोडक्शन इन दी बॉडी, ठीक है। तो इन कंडीशंस में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो देखिए जेंडर के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मेल पर्सन, ठीक है। एक और रीज़न होता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी क्या होता है, बॉडी से ब्लड लॉस होता है, ठीक है, उसमें भी टिश्यूज़ का वेयर एंड टियर होता है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बहुत स्किन की शेडिंग भी होती है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है, एक्सट्रीमली बॉडी में वियर एंड टियर चल रहा होता है, तो वहाँ पर भी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो भी बढ़ जाती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमको पता है, देखिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड है ही है, ठीक है, वही क्योंकि जो फीमेल है प्रेगनेंसी स्टेज में उसके वॉर्म में बेबी होने की वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और लैक्टेशन पीरियड जो होता है उसमें मिल्क प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। देखिए प्रेगनेंसी में तो क्या है, फीटस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ और दी वो फीटस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और लैक्टेशन पीरियड की जब हम बात करते हैं तो फॉर द मिल्क प्रोडक्शन इन दी बॉडी, ठीक है, शरीर में मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना। आपने देखा होगा इन लोगों की जो इन फीमेल्स की डाइट होती है वो नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी स्टेज में क्या है, फीमेल एक नहीं दो लोगों का भरण पोषण करती है, एक स्वयं का और एक अपने बच्चे का, ठीक है। और लैक्टेशन पीरियड में भी सेम चीज़ होती है, वो खुद का भरण पोषण के साथ साथ अपने बच्चे का भी पालन करती है, इसलिए इसमें भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर है फीवर, बुखार का समय, ठीक है।
देखिए जब फीवर होता है या बुखार का समय होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, बॉडी सेल्स जो होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा टीयर होता है, टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब क्या होता है, पर्सन इस फीवर से रिकवर कर रहा होता है ना, तो इस टाइम पर प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है, वो बढ़ जाती है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ना जायज़ सी बात है। क्यों? क्योंकि वेयर एंड टीयर हुआ है तो उसकी मरम्मत भी तो होगी अब, तो प्रोटीन जब मेंटेनेंस होती है तो उस टाइम पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ में हमने बात करी थी कि कोई व्यक्ति अगर जल गया है, बर्न हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर आपको कोई चोट लगी है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उस टाइम पर क्या होती है, शरीर में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि इन टिश्यूज़ का, ठीक है, टिश्यूज़ और सेल्स को क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ हम बात करेंगे वो है एज, ठीक है, उम्र। देखो जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है ना, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जब कंसीव करती है लेडी, ठीक है, कंसीव करती तो उस टाइम पर क्या है, सिंगल सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है, सिर्फ सिंगल सेल होती है वो, ठीक है, एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका से क्या होता है, एक नियोनेटिक नवजात का जन्म होता है और जन्म के पश्चात वो इन्फेंसी स्टेज में आ जाता है, ठीक है, इन्फेंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ से कंसेप्शन से लेकर के पर्सन की जो डेथ होती है ना, वहाँ तक उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, निरंतर रहता है, ठीक है। लेकिन क्या है, एडोलेसेंट स्टेज और एडल्टहुड तक आकर के पर्सन की जो ग्रोथ होती है ना बॉडी की, वो तो रुक जाती है या स्लो डाउन हो जाती है। हम नहीं कह सकते कि वो रुक जाती है। यहाँ पर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों की रेट हाई होती है, ठीक है। लेकिन जब एडल्टहुड में आता है ना पर्सन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, ग्रोथ की जो रेट होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और डेवलपमेंट इज़ ओके, डेवलपमेंट चल रहा है साथ साथ में, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का होता रहता है इस स्टेज में, तो क्या है, न्यू मसल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो बच्चे की हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, तो इसके लिए क्या है, शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, ताकि क्या है, नई कोशिकाएं बने और साथ ही वियर एंड टियर तो चल ही रहा है शरीर में और नई कोशिकाएं भी एक्स्ट्रा में बन रही है, तो इसलिए इनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। सिक्स्थ फैक्टर की हम बात करेंगे, वो है फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा की पूर्ति के लिए। तो देखो डाइट में अगर हमें पता है कि हमें डाइट में कार्बोज से, फैट से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, आपको पता है। वो प्रोटीन का क्या काम है, बॉडी बिल्डिंग का, राइट। अब क्या है, प्रोटीन कार्बोज अवेलेबल नहीं है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फैट्स अवेलेबल नहीं है प्रोटीन के एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ क्या करेगा, प्रोटीन अपना बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन को तो छोड़ेगा और आ जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है इसलिए, ठीक है। तो अब क्या है, प्रोटीन ने अपना फंक्शन छोड़ा और एनर्जी देने आ गया, तो इस तरीके से प्रोटीन का एक सेकेंडरी फंक्शन भी होता है टू प्रोवाइड द एनर्जी, ठीक है। इसका लास्ट फैक्टर है इन प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में भी क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, ये भी एक प्रकार का फैक्टर होता है। मैल नरिशमेंट मीन्स कुपोषण, ठीक है। मैल न्यूट्रिशन, जब प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी होती है वो एक्चुअली मैल न्यूट्रिशन ही होती है, ठीक है। तो तीन प्रकार की थी ना, क्वाशोरकर थी, मैरास्मस थी, मैरास्मिक क्वाशोरकर थी। तो आपने तीनों स्टेजेस में देखा कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ठीक है, वो कैसी होती है, हाई होती है। क्यों? क्योंकि शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, तभी तो बच्चा बीमार पड़ा है। तो क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इन जगहों पर हाई होती है, ठीक है। तो देखिए ये तो थे सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की। आपको प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा, वो इसके सोर्सेज या साधन पर ही निर्भर करता है ना। हमने जब प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था सोर्सेज के बेसिस पे प्रोटीन को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, तो 2 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है ना। पहला एनिमल सोर्सेज
और एक है प्लांट या वेजिटेबल सोर्सेज, ठीक है। अब देखिए आपको याद आ गया होगा इसके जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए, तो ये कौन कौन से सोर्सेज होंगे। एनिमल सोर्सेज से है तो अब आप देखिए मीट है, एग है, ठीक है, मिल्क है, फिश है। मिल्क प्रोडक्ट्स में आ गया जैसे कि आपका पनीर आ गया, है ना, छाछ आ गया, कर्ड आया, चीज़ हुआ, है ना। जैसे कि इसके अलावा ये तो सोया वाली चीज़ है, लेकिन देखिए मीट है, एग है, मिल्क है, फ़िश है, पनीर, छाछ, कर्ड, चीज़, ये आपको कहाँ से प्राप्त होती है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। छैना है ना, ये चीज़ें आपको कहाँ से प्राप्त होती है, एनिमल्स के थ्रू प्राप्त हो रही है। तो ये चीज़ें जो होती है ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होती है, ठीक है। इसके अंदर अच्छी मात्रा में जो प्रोटीन्स होती है वो अवेलेबल होती है, क्योंकि सारे के सारे अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इसलिए, ठीक है। और एग को तो रेफरेंस प्रोटीन कहा जाता है, हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं प्लांट सोर्सेज की, तो देखिए जितनी हमारी दालें होती है, दाल जो है ना कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, ठीक है, इनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा सीरियल से मिलेगा, कुछ वेजीज से आपको मिलेगा, ठीक है, नट्स से मिलेगा, ऑयल सीड्स से मिलेगा, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये क्या करती है, आपको प्रोटीन देती है। लेकिन इसमें जो प्रोटीन होता है ना उसकी क्वालिटी लो होती है। रीज़न क्या है, अमीनो एसिड्स उसमें प्रॉपर नहीं होते हैं। तो हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशन मेथड्स को यूज़ करने से क्या होता है कि प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आप एक प्रोसेस और कर सकते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस। फर्मेंटेशन का प्रोसेस करने से भी क्या होता है, जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, एज वेल एज जो फूड होता है वो ईजीली डाइजेस्टिबल भी होता है, ठीक है। और एक प्रोसेस और होता है जर्मिनेशन, ठीक है, ये भी क्या करता है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है। तो आज देखिए आपको समझ में आ गया एनिमल सोर्सेज से हमें क्या क्या मिलता है एंड प्लांट सोर्सेज से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो अब देखिए आज के इस लेक्चर में हमने प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट की बात करी, कौन कौन से फैक्टर्स प्रोटीन रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं और प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं इसकी हमने बात करी है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।